स्टॉक एक्सरे। आज हम बात करेंगे स्टील की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील के ऊपर। क्यों ये रेंज में फंस गया है शेयर। काफ़ी दिन से रिजल्ट भी ठीक ठाक आए थे। इस कंपनी के रिजल्ट ठीक आए थे, लेकिन स्टील कंपनीज के बाकियों के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। लेकिन काउंटर तब भी रेंज में फंस गया। 140 से 45 की रेंज से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। मार्केट गिर गया था, उसके बाद उस समय तो गिर गया, लेकिन रिकवर नहीं हो रहा है। अब कमज़ोरी की वजह क्या है? तो एक तो पहला कारण यह है कि स्टील की जो कीमतें हैं वो एक रेंज में फंस गई हैं, जिस तरह से टाटा स्टील फंस गया। स्टील की जो कीमतें हैं वो इस क्वार्टर में भी, अक्टूबर में तो कम हुई ही थी, जिसकी वजह से इन कंपनियों का सेल्स रियलाइजेशन कम आया, वॉल्यूम ने बचा लिया। अदरवाइज तो कंपनियों के नतीजे तो जो होते हैं वो और ख़राब आते। साथ ही अगर देखें तो चीन में राहत पैकेज जरूर आया था, तो उस समय पर मेटल कंपनीज में एक बाउंस बैक आने की संभावनाएं बढ़ी थी, लेकिन वहाँ पर टैरिफ लगने की बातें शुरू हो गई ट्रंप के आने के बाद। तो उसके बाद से जो स्टील या मेटल कंपनीज हैं उनका जो बाउंस बैक था वो फिलहाल के लिए रुक गया है। अगर हम देखें तो Q2 नतीजे भी कमज़ोर रहे स्टील कंपनियों के, तो एक सेंटीमेंटल थोड़ा सा काउंटर पर इम्पैक्ट आया। लेकिन अब रिकवरी क्यों संभव है? हमने एक सिस्टमेटिक रिसर्च की रिपोर्ट देखी, उसमें उन्होंने कुछ पॉजिटिव फिगर भी बताए हैं। उनका कहना है कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि वॉल्यूम गाइडेंस जो इस साल के लिए रहेगी वो 1.4 मिलियन टन की जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो देखने के लिए मिलेगी। उनका कहना है कि कलिंगानगर में कंपनी का एक 5 मिलियन टन का जो ब्लास्ट फर्नेस है वो सितंबर से शुरू हो चुका है। सितंबर में शुरू हुआ है, तो जो उसका असली इंपैक्ट होगा वो अक्टूबर क्वार्टर से ही, यानी कि ये जो क्वार्टर चल रहा है इसमें आना शुरू होगा, और जो असली इंपैक्ट होगा वो जनवरी मार्च क्वार्टर में होगा। ये ब्लास्ट फर्नेस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ब्लास्ट फर्नेस के पूरी तरह से काम करने पर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 3,000 रुपये से 4,000 रुपये पर टन बढ़ने का अनुमान है। तो ये कंपनी के लिए एक टर्न अराउंड काम कर सकती है, वो भी इस समय पे, जबकि कि मेटल की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ढीली चल रही है। साथ ही अगर देखें तो कंपनी की जो कोल्ड रोलिंग मिल है वो जून तक पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। उसका एक पार्ट शुरू भी हो चुका है और कुछ पार्ट मार्च में होगा और कुछ पार्ट जून में होगा। तो ये भी कंपनी के लिए एक्सपेंशन पूरा हो रहा है। साथ ही अगर देखें तो कच्चे माल की कीमतों में गिरावट से कंपनी के मार्जिन्स को सहारा भी मिलेगा। तो जहां सेल्स गिर रही हैं, ऐसा नहीं है कि सेल्स का जो प्राइस गिर रहा है वही गिर रहा है, लेकिन इनके कच्चे माल की कीमतें भी गिर रही हैं, तो इसलिए कंपनी के मार्जिन्स पर सहारा मिलेगा। उस पर भी हम बात करेंगे। अगर देखें तो माना जा रहा है कि कंपनी का Q3 में रियलाइजेशन 2,000 रुपये पर टन गिर सकता है, यानी कि जो कीमतें होंगी उनके गिरने का असर ये होगा कि कंपनी की जो रियलाइजेशन है वो 2,000 रुपये पर टन कम रहेगा। लेकिन अब सहारा कहाँ से मिलेगा? सहारा मिलेगा क्योंकि इनका जो कच्चा माल होता है उसमें आयरन ओर और कोयला, ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं। उसमें कोयले की जो कीमतें हैं वो $20 पर टन तक इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कंपनी को मार्जिन्स में सहारा मिलेगा। दूसरा, जो कंपनी का कलिंगानगर प्लांट है वो शुरू हुआ, जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस क्वार्टर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी ऑलरेडी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर 20,000 करोड़ रुपए हाल में खर्च कर चुकी है। तो आगे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होंगे वो अब स्लो स्पीड पर होंगे, तो कंपनी का जो खर्च है वो भी कम होगा, कंपनी का डेट भी कम रेज होगा, कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमा पाएगी। तो ये एक थोड़ा सा कंपनी के लिए पॉजिटिव। साथ ही अगर देखें तो फाइनेंशियल और वैल्यूएशन सिस्टमेटिक रिसर्च का मानना है कि FY25 में तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ रुपए रहेगा, लेकिन FY26 में, यानी कि मार्च के बाद जो अगला साल शुरू होगा, वहां से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा। 5,000 करोड़ से बढ़कर 13,200 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। और उनकी जो वो EPS एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल में, इस फिस्कल में, तो 4 रुपए की कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर FY26 में EPS वो 11 रुपए की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब मार्केट नवंबर मंथ को पार कर लेता है तो अक्सर जो नेक्स्ट फिस्कल होता है, यानी कि FY25, तो अब लगभग मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया, मार्केट डिस्काउंट करना शुरू करता है FY26 की अर्निंग्स को, तो वो अर्निंग 13,200 करोड़ रुपए विद ग्रोथ ऑफ से करीब 250 से 300% की प्रॉफिट में। और उनकी जो EPS एक्सपेक्टेड है वो 11 रुपए, और PE मल्टीपल अगर मौजूदा भाव पर देखें तो करीब 14 का चल रहा है। सिस्टमेटिक रिसर्च का मानना है कि इसको होल्ड कर चलने, टारगेट 170 लेकर चलना है। अंशुल जी, लास्ट टाइम आप भी टाटा स्टील पर बुलिश होकर गए थे, बता रहे थे कि आपकी मेटल में सबसे अच्छा काउंटर स्टील में टाटा स्टील आपको लगता है, क्या अभी भी लग रहा है? सर प्लीज अनम्यूट योर माइक। माइक चेक। जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है सर। सर टाटा स्टील में आपको बता देता हूं मैं क्यों इतना बुलिश हूं। टाटा स्टील में एक बेस बनना चालू हुआ था 2007 में, जो बेस का ब्रेकआउट आया था 2021 में, मतलब ऑलमोस्ट 14 साल का बेस बनाया था। 56 रुपए का बेस ब्रेकआउट है, जिसका टारगेट बनता है 300 रुपए। अब वहां से कहानी आगे बढ़ी, पहली रैली मिली अगस्त 2021 में, स्टॉक टॉप आउट हुआ। वहां से स्टॉक ने वापस से एक बेस बनाया
महीने का, और उसका ब्रेकआउट आया है 120 122 रुपए की जोन में। तो स्टॉक में दो बेस बने हैं, दोनों बेस के ब्रेकआउट के टारगेट 300 रुपए है। करेंटली मंथली चार्ट पे 3 3 6 7वां महीना चल रहा है जहां पुल बैक आ रहा है। ये मोस्ट लाइकली दिसंबर क्वार्टर में जो भी खराब रिजल्ट, जो भी क्लीन अप और जो चीजें होनी सब हो जाएंगी, और उस बीच में ये स्टॉक एक बार आपको 130 से 122 के बीच में रेट दिखाएगा। वहां पे जितना आप माल भर सकते हैं माल भर के छोड़ दीजिए। 2 साल के अंदर ये स्टॉक आपको 300 प्लस के रेट दिखा देगा। इतना बड़ा मंथली स्ट्रक्चर है, एक रिलायंस पे एक इस पे। रिलायंस मेरे पोर्टफोलियो में रखा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे ही 130 रुपए आएगा, मैं 122 का वेट नहीं करूंगा, मैं 130 रुपए में इसको पूरा लेके छोड़ दूंगा 2 साल के लिए। और फिर मैं इसके रेट देखना बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर आप रोज रोज रेट देखेंगे आप निकल जाएंगे। पूरा प्ले आउट होने में शायद 1.5 साल 2 साल का समय लेगा, बीच में डिविडेंड भी देता रहेगा और 300 रुपए का प्राइस भी दे देगा। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए 130 रुपए में बहुत बेहतरीन प्राइस होगा 2 साल में पैसा डबल करने के लिए। बिल्कुल, तो यानी कि टाटा स्टील में कोई भी डिक्लाइन है तो वो बाय की अपॉर्चुनिटी है, अंशुल जी कह रहे हैं। और अंशुल जी तो टारगेट मतलब मदर ऑफ ऑल टारगेट्स दे रहे हैं, क्योंकि मैंने तो जितनी रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें 300 का टारगेट तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं था। 170 का मुझे सिस्टमेटिक रिसर्च का दिखा था ऑन द पॉजिटिव साइड। सर ने तो 300 रुपये का दे दिया, यहाँ से डबल से भी ज़्यादा का। तो लेकिन अंशुल जी का मानना है तो इसको पोर्टफोलियो में रख के भूल जाना, इसको बार बार नहीं देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अंशुल जी। इस टाटा स्टील में अगर मैं देखूँ तो जो अभी दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि सवाल रोज आते हैं इस काउंटर पर, उनको 130 का ही वेट करना चाहिए, डरना तो नहीं है 145 का भाव देखकर कि अभी अंशुल जी तो 130 कह रहे हैं, कहीं 130 आ गया तो मुझे क्या करना है। आपने तो बाय करने के लिए बोल दिया, तो 145 पर कोई बेचना तो नहीं है। यहां से भी कुछ स्थिति बन सी है कि यहां से कुछ बाउंस बैक कर जाएगा। देखिए, बेचना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आप मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। हो सकता है कि ये काउंटर एकदम फ्लैश क्रैश दे और ऊपर आ जाए। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये 10-12 रुपए की मूव में आप बल्कि इस समय कोशिश कीजिए कि पैसे का इंतजाम करके रखेंगे। 130 का जब फ्लैश क्रैश आएगा, जैसे मैं कैश पे बैठा हूं, मैं इसीलिए कैश पे बैठा हूं कि अगर फ्लैश क्रैश आता है तो फटाक से मेरे को इधर उधर से पैसा नहीं जुगाड़ करना है कि कहां से आएगा, फटाक से पहले माल ले लिया। तो पैसे का इंतजाम रखिए, 130 के आसपास और लीजिएगा अगर आप इन्वेस्टर हैं। ट्रेडर के लिए आज से अभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर प्ले नहीं है जिसमें मैं कोई बाय या सेल रिकमेंड कर सकूं, क्योंकि ये जो पुल बैक है ये अपने फ्लैग एंड पे है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरिश स्ट्रक्चर बनते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि वही लिक्विडिटी जो नीचे में लेगा वही तेजी से उसको लॉन्च पैड की तरह एक्ट करेगा। तो ट्रेडर्स को इस स्टॉक से फिलहाल दूर रहना चाहिए, इन्वेस्टर्स को 130 तक डिप में बाय करना चाहिए। सेलिंग की तो अभी कोई सलाह नहीं है। बिल्कुल, तो सेलिंग की कोई सलाह नहीं है, बाय कर कर ही चलना है, बाय ऑन डिक्लाइंस और एग्रेसिव होकर बाय करना है। ये अंशुल जी की सलाह है, वो खुद अपने पोर्टफोलियो में लेंगे 130 रुपये पर अगर ये काउंटर आ गया। तो स्टॉक एक्सरे को तो यहाँ पर विराम देते हैं।